हेलो एवरीवन, डेटा एनालिटिक्स की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा माइनिंग। इसमें हमारे पास क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स भी हैं और माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट को भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिथम है, लाइक एप्रेरियो एल्गोरिथम, पीसीवाई एल्गोरिथम, वो हम इसके अंदर सारा आगे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए डेटा माइनिंग होता क्या है। तो डेटा माइनिंग मेरे पास क्या होता है कि जो हम डेटा को माइन करते हैं, लाइक मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे डेटा को, जो भी स्पेसिफिक डेटा है उसको निकालती है पूरे डेटाबेस के अंदर से, तो उसको डेटा माइनिंग बोला जाता है। मेरे पास डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डेटा है जिसको डेटा वेयर हाउस बोलते हैं, और उस डेटा वेयर हाउस से जब मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी है, दैट इज़ डेटा माइनिंग। एक तरीके से आप ये समझ लो कि आपको फिल्टर करके मेन इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस होते हैं जिसके अंदर हम टेबल्स में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिकॉर्ड्स, कॉलम्स, रोज कॉलम्स में हमारा डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है। डेटा वेयर हाउस जो एनालिसिस के लिए होता है, इसके अंदर सारा डेटा अवेलेबल होता है। डेटा रिपोजिटरीज, ये डेटा स्टोरेज के लिए, मेमोरी के लिए काम करते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस, ये ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में काम करते हैं। ट्रांजेक्शन डेटाबेस जो मेनली ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारी डेटा माइनिंग के अंदर यूज़ करी जाती हैं। सबसे पहले टेक्निक आती है इसके अंदर एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज़ को कंबाइन करते हो, दो तीन चीज़ें एसोसिएट करते हो, आपने सुना भी होगा उस कंपनी ने उसके साथ एसोसिएशन कर लिया है। इसका मतलब कि आप एक तरीके से दो तीन चीज़ों को, दो तीन आइटम्स को एसोसिएट करके एक नया आइटम बना रहे हो जो मैक्सिमम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर कोई मार्केट में जाता है, कोई ब्रेड परचेज करता है, तो वो ब्रेड के साथ आपका जैम परचेज भी करता है या मिल्क परचेज भी करता है, तो दिस इज़ एसोसिएशन। तो ये मेनली मार्केट बेस्ड एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ये वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है कि कौन सा वेरिएबल किसके साथ जो है वो ज़्यादा बेटर काम करता है। नेक्स्ट होता है मेरे पास क्लासिफिकेशन। ये क्लासीफाई करता है अलग अलग सिमिलर टाइप के आइटम्स को, एक ग्रुप बनाता है। सेम विद द क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग भी क्लासिफिकेशन के जैसा ही है, बस क्लासिफिकेशन के जो ग्रुप्स बनते हैं दैट विल बी सिमिलर ग्रुप्स। लाइक आपके शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, सॉप, टूथपेस्ट एट्सेट्रा। जबकि जो क्लस्टरिंग होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, लाइक हेयर केयर, डेंटल हेल्थ। दीज आर टाइप ऑफ द क्लस्टरिंग। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री यूज़ किया जाता है एक डिसीजन लेने के लिए। हमारे पास एक ट्री होगा, आपने इफ एल्स कंडीशन में भी पढ़ा होगा कि आपको एक डायगोनल बेस फॉर्म में बना हुआ होता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। आइदर यस, अगर यस है तो आपको ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है, नो है तो आपको ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है। तो ऐसे ही मेरे पास डिसीजन बेसिस, डिसीजन ट्री क्या करता है, मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास के नियरेस्ट नेबर, जिसको के एन एन भी बोला जाता है। ये मेरे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करता है, जिसका डिस्टेंस क्लोज होता है, प्रॉक्सिमिटी नियर बाय होता है, वो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के अंदर यूज़ होता है। ये मेथड मेनली मेरा क्लस्टरिंग के अंदर यूज़ होता है। न्यूरल नेटवर्क, हमें पता है न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। आपके पास इनपुट्स होते हैं, उन पे कुछ वेट्स दिए जाते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग आउटपुट्स निकालते हैं। प्रोडक्टिव एनालिसिस, ये आपके हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। पुरानी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डेटा को प्रोडक्ट करते हो, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर आउटकम्स को एनालिसिस करते हो। तो ये मेरे पास कुछ टेक्निक्स थी डेटा माइनिंग की, लाइक क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, डिसीजन ट्री, जिनके बेसिस पे हम डेटा माइनिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास डेटा माइनिंग प्रोसेस। डेटा माइनिंग प्रोसेस, कैसे डेटा माइनिंग काम करता है। सबसे पहली चीज़ है, आप जो भी काम करना चाहते हो, आप उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। क्या गोल है आपका? अगर आप कोई कंपनी में काम करना चाह रहे हो तो क्या गोल है आपका, क्यों आप उस डेटा को यूज़ करना चाह रहे हो, आपकी कंपनी का, बिजनेस का करंट सिचुएशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। देन आपको डेटा को समझना है। अपना बिजनेस समझने के बाद, अपनी कंपनी के पूरे डिटेल के बाद, आपको बिजनेस डेटा को एनालाइज करना है कि कौन कौन से सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, कहाँ से आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको अपने डेटा माइनिंग प्रोसेस में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जब आपके पास डेटा सारा इकट्ठा हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड हो जाएगी, देन आप उस डेटा को प्रिपेयर करोगे, आप उसको अपलोड करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे और कैलकुलेट करोगे, काइंड ऑफ कि आप उसको एनालाइज करोगे। एनालिसिस के बाद आप एक मॉडल क्रिएट करोगे। जो भी आपने डेटा निकाला है वहाँ से आपका क्या क्या रिलेशनशिप बन रहे हैं, या क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, क्या एसोसिएशंस
या क्या पैटर्न्स फॉलो हो रही हैं, उनके बेसिस पे एक मॉडल क्रिएट करोगे। देन उन रिजल्ट को इवेल्युएट करोगे, सारे रिजल्ट इंटरप्रेट किए जाएंगे और उसके बेसिस पे जो है वो डिसीजंस लिए जाएंगे। एंड द लास्ट स्टेप जो भी होगा वो इम्प्लीमेंट द चेंजेस एंड द मॉनिटर। अगर आपको लगता है कि उस रिजल्ट के बेसिस पे आपको कोई चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस आप इम्प्लीमेंट करोगे। मैनेजमेंट जो है वो सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगी और उसके बेसिस पे जो भी उनको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस जो है प्रोजेक्ट में लेके आती हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे पास डेटा माइनिंग के? कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है इसके अंदर। नॉलेज बेस्ड होता है, मॉडिफिकेशंस बहुत इजीली हो जाती हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेता है, क्विक है, नए सिस्टम के साथ भी काम कर सकता है, हिडन पैटर्न्स पे भी काम कर सकता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि आपका जो डेटा है वो सोल्ड आउट हो सकता है, कोई भी उस डेटा को मिसयूज कर सकता है, डिफ़िकल्ट है, कई बार कौन सा टूल हमें चूज़ करना है उसको समझना। आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट प्रोसेस है, जिसमें हर प्रोसेस में अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो सही टाइम पे सही टूल का चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत चैलेंजिंग है, और कई बार ये हमें बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं डेटा माइनिंग के। नाउ मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आती है दैट इज़ माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट। मेरे को फ्रीक्वेंट आइटम सेट फाइंड आउट करने हैं। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई मार्केट में जाता है, वो ब्रेड परचेज करता है, ब्रेड के साथ साथ वो मिल्क परचेज करता है, या आप बोलो ब्रेड के साथ उसने जैम परचेज किया। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, हम इन सब की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये बताएंगे कि कौन सा रूल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है और कौन से लोग जो हैं किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करना। उसके बेसिस पे हम उन प्रोडक्ट को ज़्यादा अपनी मार्केट के अंदर लेके आएंगे और इससे हमारी मार्केट की सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसमें मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से आइटम सेट जो है वो फ्रीक्वेंट हैं, जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, और उनको काउंट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास इसके अंदर आता है, फाइंडिंग के अंदर आता है लिमिटेड पास एल्गोरिथम, जिसमें मेरे पास है ए प्रायरी एल्गोरिथम, PCY जो पार्क चेन यू इसकी फुल फॉर्म है, मल्टी स्टेज एंड मल्टी हैश। इसमें हम लोग ये दो एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, ए प्रायरी एंड PCY। देन आता है मेरे पास सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेरे पास प्रोबेबिलिटिक और नॉन प्रोबेबिलिटिक डिफरेंट टाइप की सैम्पलिंग होती है, जिसमें से हम डेटा सैम्पलिंग के लिए, मतलब जो मेन मेरे पास डेटा होता है उसमें से कुछ डेटा जो है हम निकाल लेते हैं फॉर द सैम्पलिंग। SON एंड टेबोन एल्गोरिथम्स, ये दो एल्गोरिथम है मेरे पास। स्टार्ट करते हैं ए प्रायरी एल्गोरिथम से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट बेस्ड एनालिसिस है, पीपल हु बाय ब्रेड विल ऑल्सो बाय द मिल्क, एज जो अभी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है सेम एग्जाम्पल है। ए प्रायरी एल्गोरिथम क्या होगा, फ्रीक्वेंट आइटम को फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो ये हेल्प करता है एक्चुअली कस्टमर को कि कौन सा प्रोडक्ट उसको परचेज करना चाहिए। जैसे आपने अमेजोन वगैरह पे भी देखा होगा, यू कैन बोट दिस टुगेदर, अगर किसी ने सॉक्स लिए हैं तो शूज़ भी वो आपको शो करता है। तो वो एक एसोसिएशन रूल के थ्रू कस्टमर को हेल्प करता है कि आप ये प्रोडक्ट भी इसके साथ खरीद सकते हो, जिससे सेल्स भी इंक्रीज़ होती है और कस्टमर को भी ईजी रहता है चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एक तो हमारे पास एसोसिएशन रूल जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो हेल्प करता है प्रोडक्ट करने में कि दूसरा आइटम उसके साथ क्या हो सकता है। सॉक्स के साथ शूज़ हो सकते हैं, ट्राउज़र के साथ आपकी शर्ट हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन रूल हैं। उसके लिए मेरे को सपोर्ट और कॉन्फिडेंस निकालना होता है। सपोर्ट कैसे निकलता है, यूनियन वैल्यूज़ होगी, ए और बी की दोनों की वैल्यूज़ आपको लेनी है। और अगर कॉन्फिडेंस आपको निकालना है तो सपोर्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय द सपोर्ट काउंट ऑफ ए। इसमें कुछ आपको अजम्पशंस लेने होते हैं प्रायरी एल्गोरिथम्स में। आपको विद एग्जांपल आगे इसमें समझ आ जाएगा कि क्या है, बस ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। अजम्पशंस में आपको क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट हैं उनके जो सबसेट होंगे वो भी फ्रीक्वेंट होंगे। लाइक आपने एक ब्रेड ले लिया, मिल्क ले लिया, देन ब्रेड और जैम ले लिया, या ब्रेड और सॉस ले लिया। तो अगर आपने 3 आइटम ले लिए तो जो ये आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले लिए हैं, जब आप इनको सबसेट बनाते हो, इनको फर्दर डिवाइड करते हो, लाइक आपने ब्रेड अलग कर दिया, मिल्क अलग कर दिया, तो ये इनके जो सबसेट बनेंगे ये भी आपके फ्रीक्वेंट ही बनेंगे, मतलब बार बार यूज़ होने वाले। अगर आप इनफ्रीक्वेंट आइटम का सबसेट बनाओगे तो वो इनफ्रीक्वेंट ही बनेगा। और आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आप अपने अकॉर्डिंग 50% उसको सेट कर सकते हो। अगर उस वैल्यू से कम आपके पास कोई भी वैल्यू आ रही है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो।
फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे 10 कस्टमर आए, जिसमें से 5 कस्टमर ने ब्रेड और मिल्क खरीदा, 3 कस्टमर ने ब्रेड और जैम खरीदा और 2 कस्टमर ने ब्रेड और सॉस खरीदा। अब इसके बेसिस पे अगर मैं 50% की बात करूं तो 10 का 50% इज 5। तो 5 से कम वैल्यू जो भी है लाइक 3 और 2, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी अकॉर्डिंग टू द थर्ड अजम्पशन, क्योंकि वो मुझे कहता है कि मैंने एक थ्रेशोल्ड सपोर्ट वैल्यू को फिक्स कर दिया है, दैट इज 50%। तो मेरे पास जो एक ही आइटम सेट बनेगा जो बार बार यूज होने वाला है, फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, दैट इज ब्रेड और मिल्क। अब ये एल्गो कैसे काम करता है, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी, वो टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी विद ऑल द प्रोडक्ट्स, जो भी आपके प्रोडक्ट है, लाइक इसके अंदर राइस, पल्सेस, ऑयल, मिल्क, ये सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं और क्या क्या फ्रीक्वेंसी है इनकी, कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इनके हुए हैं। आपको उसके बाद इनके पेयर्स बनाने हैं और पेयर्स के बाद आपको दोबारा चेक करना है कि कितनी कितनी वैल्यूज आपकी इसके अंदर आ रही हैं। आपको ये पेयर बनाते रहना है और जो भी आपकी 50% से वैल्यू कम आ रही है उसको आपको रिजेक्ट करते जाना है। लास्ट में आपके पास जो बचेगा दैट विल बी अवर फ्रीक्वेंट आइटम सेट। तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ट्रांजेक्शन हैं T1, T2, T3, T4, T5। इसमें आपको मिनिमम सपोर्ट काउंट की वैल्यू 3 दी हुई है, जो हमने अभी 50% सेलेक्ट करी थी, इसमें वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3। आपके ट्रांजेक्शन 1 में ट्रांजेक्शन है ABCD, ट्रांजेक्शन 2 में ABCD, 3 में ABC, 4 में BCD एंड 5 में CD। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आप वैल्यूज़ को काउंट कर लो। A कितनी बार यूज़ हो रहा है, 1 2 3। B कितनी बार यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4। C कितनी बार, 1 2 3 4 5। D 1 2 3 4। तो स्टेप नंबर 1 आपने सारे ABCD जो है वो इसके अंदर लिख लिए। अब आपको इनकी पेयरिंग बनानी है, पेयर्स बना दो A का B के साथ। पहले A के पेयर्स बना लो सारे, A का B के साथ, A का C के साथ, A का D के साथ, देन B C, B D एंड देन C D। आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, B A बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A B और B A सेम ही बनेगा। तो पहले A के पेयर बन जाएंगे A B, A C, A D, देन B के पेयर B C, B D एंड देन C का पेयर C और D। अब आप टेबल में, क्वेश्चन वाले टेबल में चेक करो कि आपका A और B कितनी बार यूज़ हो रहा है। दोनों साथ में यूज़ होने चाहिए आपके। A और B कितनी बार यूज़ हो रहा है, 1 2 3। तो A और B की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 3। देन दूसरा पेयर मैंने बनाया था A और C। A और C कितनी बार यूज़ हो रहा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में A और C है, सेकेंड ट्रांजेक्शन में A और C है, थर्ड ट्रांजेक्शन में A और C है। तो A और C भी मेरे पास 3 टाइम्स यूज़ हो रहा है। ऐसे ही मुझे बाकी पेयर्स के लिए भी आगे काम करना है। सारे पेयर्स की वैल्यूज़ मुझे निकालनी है कि कितने पेयर की क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है AB3, AC3, AD2, BC4, BD3, CD4। अब मेरे पास मिनिमम काउंट की वैल्यू 3 थी, जो क्वेश्चन में गिवन है, तो 3 से वैल्यू जो भी लेस होगी मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि इट इज़ लेस देन द सपोर्ट काउंट। अब मेरे को 3 एलिमेंट्स के पेयर बनाने हैं। सेम वही A से शुरू करो, ABC, ABD, ACD, BCD, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन सकता है। अब फिर से क्वेश्चन में चेक करो कि क्या ABC मेरे पास 3 बार, ABC मेरे पास कितनी बार आ रहा है। ABC मुझे तीनों एक ही ट्रांजेक्शन में चाहिए, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ABC है, सेकेंड ट्रांजेक्शन में है और थर्ड ट्रांजेक्शन में है। इसका मतलब ABC मेरे पास 3 टाइम्स आ रहा है। देन ACD कितनी बार आ रहा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में भी है, सेकेंड ट्रांजेक्शन में भी है और कहीं ACD नहीं आ रहा है, तो 2 बार ACD आ रहा है। तो ऐसे ही आप तीनों के लिए निकाल लो, जो भी आपने पेयर्स बनाए हैं वो सारे पेयर्स के लिए आप वैल्यूज क्वेश्चन में से चेक कर लो। आपने देखा यहाँ पे 3, ये 2 2 और 3 आ रहा है, तो देन ये लेस देन सपोर्ट काउंट है, अगेन हम लोग इनको इग्नोर कर देंगे। अब मेरे को बनाना है 4 का पेयर। जब मैं 4 का पेयर बनाऊंगी ABCD, तो ABCD सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन्स में आ रहा है, तो लास्ट में मेरे पास सिर्फ ABCD बचेगा अगर मैं 4 की बात करूँ तो। और ये भी अगर मिनिमम सपोर्ट काउंट के हिसाब से बात करूँ तो ये भी वैल्यू लेस देन 3 है। तो हमारे पास एक्चुअली ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो फ्रिक्वेंटली यूज होगा, बट अगर थोड़ा बहुत बोला जाए तो दीज आर द पेयर्स दैट कैन बी फ्रिक्वेंटली यूज, लाइक ABC आप यूज कर सकते हो, BCD आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये थ्री टाइम्स जो है मिनिमम सपोर्ट काउंट के इक्वल इनकी वैल्यूज आ रही है।
एडवांटेजेस की बात करें एप्रियोरी एल्गोरिथम की, तो इट इज़ सिंपल, कैलकुलेशंस आर इजी, आपने देख लिए, सिर्फ आपको दो दो तीन तीन के पेयर्स बनाने हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ को चेक करना है। डिसएडवांटेज इसके हैं कि ये एक्सपेंसिव है और कुछ रूल्स इसके ज़्यादा हैं, कई बार ये कंफ्यूज भी कर देता है, रूल्स पेयर्स बनाने में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज़ एप्रियोरी एल्गोरिथम। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ हैंडलिंग द लार्ज डेटा सेट इन मेन मेमोरी। कैसे आप मेन मेमोरी के अंदर डेटा सेट को हैंडल करते हो। तो सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके क्या क्या सॉल्यूशन है और जनरल टिप्स जो आपको ध्यान रखने हैं। जब मेरे पास मेमोरी के अंदर बहुत बड़ा डेटा होता है तो मेरे पास सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास मेमोरी इतनी नहीं होती, डेटा मेरे पास ज़्यादा होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए आई डोंट हैव मच मेमोरी, दैट इज़ नॉट इनफ मेमोरी, प्रोसेस कभी एंड नहीं होगा, और बॉटलनेक मतलब ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है मेरे पास, जिसकी वजह से स्पीड भी स्लो हो जाती है। क्या क्या सॉल्यूशन है, राइट एल्गोरिथम का यूज़ करो ताकि आप इजीली, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी है ताकि आपका डेटा जो है वो इजीली कम टाइम में आपको जल्दी आउटपुट दे दे। राइट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, राइट टूल्स का यूज़ करना है, पाइथन टूल्स का यूज़ कर रहे हो, कोई भी टूल्स यूज़ कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर टेक्निक आप परफेक्ट टूल का यूज़ करो, जितनी परफेक्ट आप चूज़ कर सकते हो ताकि आपको टाइम कम लगे और स्पीड ज़्यादा हो। जनरल टिप्स क्या है, डू नॉट रिवेंट द विल, आपने डेडलॉक की कंडीशन पढ़ी होगी, आपको जो चीज़ यूज़ करनी है आप उसको यूज़ करो, डेडलॉक की कंडीशन में फंसने ना दो ताकि साइकिल ना बने और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट ना हो। गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर हार्डवेयर, जितने हार्डवेयर का यूज़ कर सकते हो करो, अपनी कंप्यूटिंग नीड्स को कम करो, मतलब अपनी नीड्स को कम करो, अपनी कंप्यूटर की नीड्स को कम करो, आप जितने सॉल्यूशंस हो सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द हार्डवेयर ट्राई टू सॉल्व देम। नेक्स्ट एल्गोरिथम आता है मेरे पास पीसीवाई एल्गोरिथम। मैंने आपको बताया था जब मैं फाइंडिंग फ्रीक्वेंट की बात करती हूँ, फाइंडिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट की बात कर दे, जब हमें फ्रीक्वेंट आइटम को फाइंड आउट करना है जो बार बार यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास लिमिटेड पास एल्गोरिथम था। लिमिटेड पास में मेरे पास दो एल्गोरिथम जो मैंने पढ़ने हैं मेनली, वो एप्रायरो एल्गोरिथम है और पीसीवाई एल्गोरिथम है। इसके अलावा मल्टी स्टेज और मल्टी हैश भी है जो हम नहीं पढ़ रहे हैं इसके अंदर, और दूसरा मेरे पास एसओएन है और टाइबॉन्स एल्गोरिथम है जो बहुत इजी है, उसमें कोई ऐसा थ्योरेटिकली पार्टी है, बट मेनली मेरे को एप्रायरो और पीसीवाई पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एप्रायरो में आपने क्या किया था, आपने पेयर्स बनाए थे, पहले 2 के पेयर्स बनाए थे, फिर आपने 3 के पेयर और 4 के पेयर बना के थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ कंपेयर किया था। अगर आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से जो भी वैल्यू लेस थी हम उन आइटम्स को रिजेक्ट कर देते थे। अब पीसीवाई एल्गोरिथम के नेक्स्ट एल्गोरिथम है जो हम लोग यूज करेंगे फॉर द फाइंडिंग द फ्रीक्वेंट आइटम सेट। तो इट इज द एल्गोरिथम, जैसे मैंने अभी बताया, फॉर द फ्रीक्वेंट आइटम सेट को फाइंड आउट करने के लिए, मेनली जब आपका डेटा सेट बहुत लार्ज होगा, जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा उस टाइम पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम कैसे काम करता है, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेंथ। आपके पास ये ट्रांजेक्शन्स हैं, विद एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके, ये ट्रांजेक्शन्स हैं, इन ट्रांजेक्शन्स में जैसे हमने लेंथ फाइंड आउट करी थी पिछले क्वेश्चन में, ए कितनी बार यूज़ हो रहा है, बी कितनी बार यूज़ हो रहा है, वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। 1 कितने टाइम आया है, 2 कितने टाइम आया है, तो जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 2 3 है, सेकेंड में 2 3 4 है, 3 में 3 4 5 है, तो 1 कितनी बार काउंट आया है, 1 को आप काउंट कर लो, दिस इज 1, ये रहा 1, ये 1, ये 1, तो 4 टाइम्स 1 आया है मेरे पास। 2 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो आप पूरे एक टेबल बना लो स्टेप नंबर 1 में, जिसमें 1 की वैल्यू आपको लिखनी है, 2 की वैल्यू, 3 4 5 6, कौन सी वैल्यू कितनी बार यूज हुई है आपको वो इसमें चेक करनी है। अब जो भी एलिमेंट्स है जिनकी वैल्यू लेस देन 1 है, आप उनको वहां से रिमूव कर दो फ्रॉम द टेबल। यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो लेस देन 1 है। एप्रायरो एल्गोरिथम में क्या होता था, एप्रायरो एल्गोरिथम में आपको मिनिमम सपोर्ट काउंट दिया जाता था, और मिनिमम सपोर्ट काउंट की वैल्यू से लेस जो भी वैल्यू होती थी हम उन सारी वैल्यूज को रिजेक्ट करते थे। बट यहाँ पे पीसीवाई एल्गोरिथम में क्या है कि जो भी लेस देन 1 वैल्यू है आप उनको रिजेक्ट करोगे।
इसमें एक हैश फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है और थ्रेशोल्ड वैल्यू भी गिवन है जो हम आगे फर्दर यूज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी लेस देन 1 वैल्यू है आप उनको वहां से रिजेक्ट कर दोगे और बाकी जो भी वैल्यू है आप उनको सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सेम वही है, आपको पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स बना के उनकी वैल्यूज को चेक करना है और उन पे हैश फंक्शन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले पेयर बना दिया 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 6, इन सब के पेयर बना लिए। इन पे हैश फंक्शन अप्लाई कर दिया। हैश फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है i इंटू जे मोड 10। तो अगर मैं 1 3 पे कर रही हूँ तो 1 में मेरा i है और j जो है वो मेरा 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 मोड ऑफ 10, 3 मोड 10, मतलब अगर आप 3 को डिवाइड करो 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 10 से कोई भी वैल्यू लेस होगी तो दैट विल बी द रिमाइंडर। तो आपने 1 3 2 3 2 4 3 4 3 5 4 5 4 6 इन सब के हैश फंक्शंस जो है वो आपने निकाल लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। आप इसमें से जब आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू ली, आपने ये भी चेक करना है टेबल में साथ साथ कि 1 और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और 3 की वैल्यू कितनी आ रही है। जो लेस देन या इक्वल्स टू 3 या 1 से लेस देन वैल्यू होगी उनको आपको रिजेक्ट करना है। तो मेरे पास ये सेलेक्टेड वैल्यूज बचेंगी। आफ्टर रिजेक्शन ऑल द वैल्यूज दीज विल बी माई सेलेक्टेड वैल्यूज एंड इन सेलेक्टेड वैल्यूज पे मुझे हैश फंक्शन अप्लाई करना है। जब मैंने हैश फंक्शन अप्लाई कर दिया, जो भी हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद वैल्यू आई है 3 6 8 2 5 0 4, इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप इसको 0 2 3 4 5 6 इसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर लो। अब बस लास्ट में आपको एक टेबल बनानी है, इसी के बेसिस पे आपको बिट वेक्टर लिखना है, बकेट नंबर, जो बकेट नंबर लिखा हुआ है ये लिखना है, इसका हाईएस्ट सपोर्ट काउंट 4 और 5 कितनी बार क्वेश्चन में यूज हो रहा है। आप ट्रांजैक्शंस देखना, ट्रांजैक्शन में 4 और 5 दोनों साथ में कितनी बार यूज हुए हैं उनका सपोर्ट काउंट लिखना है। पेयर्स और कैंडिडेट सेट जो है पेयर्स वो दोनों सेम ही हैं। तो ये पूरी आपकी एक टेबल प्रिपेयर करनी है जिसमें बिट वेक्टर वैल्यू 1 ही रहेगी और आपकी बकेट नंबर आपको जो आपने असेंडिंग में से निकाला है वहां से आपका निकल जाएगा। अब जो भी हाईएस्ट काउंट, हाईएस्ट सपोर्ट काउंट जिसके भी आएंगे, लाइक इसमें 5 है और हाईएस्ट सपोर्ट काउंट है मेरे पास, आपको यहाँ से हाईएस्ट सपोर्ट काउंट चेक करना है। एक्चुअली जिसका हाईएस्ट सपोर्ट काउंट होगा वो आपको निकालना है। तो मेरे पास हाईएस्ट सपोर्ट काउंट है, दिस इज 3 4 and this is 5. This is 3. आपको सारे पेयर्स चेक करने हैं और उन पेयर्स के बेसिस पे जो हाईएस्ट सपोर्ट काउंट वैल्यू होगी उन वैल्यूज को आप इसके अंदर निकाल सकते हो। तो जो इसमें मेरे पास पेयर बनेंगे दैट विल बी 4 5 3 4। ठीक है, तो दिस इज पीसीवाई एल्गोरिथम। नेक्स्ट आता है मेरे पास एसओएन एल्गोरिथम। एसओएन एल्गोरिथम क्या करता है, जो भी आपको डेटा दिया है उसको रीड आउट करो, उस डेटा को चंक्स में या पार्ट्स में डिवाइड करो, देन कैंडिडेट की फाइंड आउट करो और उसको मैप और रिड्यूस, मतलब पहले आप उसको मैप करो, रिड्यूस करो। उन दो फंक्शंस अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मैप और रिड्यूस फंक्शंस, उनके बेसिस पे आप उसको अप्लाई करो फॉर्मूला। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें सच कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आता। देन आता है मेरे पास टेविनॉन्स एल्गोरिथम्स। ये भी छोटा सा ही है कि आपको जो भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट है वो फाइंड आउट करने हैं। आपको एक सैंपल दिया जाएगा, उस सैंपल के बेसिस पे आप इनपुट लेके अपना कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करके एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एक्चुअली क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग क्या होता है, जब मेरे को क्लस्टर करके ग्रुप्स बनाने होते हैं दैट इज क्लस्टरिंग। मतलब मैंने एक ग्रुप बना दिया, एक सर्कल, ये क्लस्टर, जैसे C1 क्लस्टर 1 क्लस्टर 2, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं डिफरेंट या सिमिलर टाइप्स के, तो ये क्लस्टरिंग होती है मेरे पास। इसमें जो क्लस्टरिंग में सबसे पहली चीज, अलग अलग टाइप की क्लस्टरिंग होती है। जो पहला है वो है पार्शनिंग मेथड।
देन मेरे पास है हिरारिकल मेथड, जो एक्चुअली हमारे सिलेबस में है। हिरारिकल है, डेंसिटी बेस्ड है, ग्रिड बेस्ड है, और बहुत अलग अलग टाइप की मेरे पास क्लस्टरिंग होती है। पार्शनिंग मेथड के अंदर आता है मेरे पास के मींस क्लस्टरिंग मेथड। हिरारिकल में मेरे पास आता है एग्निस एंड डायना, इनकी सबकी फुल फॉर्म है। डेंसिटी में मेरे पास आता है क्लिक और प्रोक्लूस। ऐसे ही मेरे पास ग्रिड बेस्ड में आता है कांस्टेंट बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड। तो मेरे पास अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं के मींस के अंदर पार्शनिंग मेथड में। पार्शनिंग मेथड, पार्शनिंग नाम से क्लियर है कि वो डेटा को पार्शन करता है। के मींस का मतलब के नंबर ऑफ टाइप्स, जितने भी नंबर हैं, लाइक 2 में पार्टीशन करना है तो वो 2 मींस हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसमें एल्गोरिथम है, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि कितने आपको क्लस्टर में डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया 2 क्लस्टर में डिवाइड करना है तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 क्लस्टर बनाने हैं तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी। आपको कोई भी के वैल्यू चूज करनी है और उसको सेंट्रोइड बनाना है। मतलब अगर आप क्लस्टर बना रहे हो तो उस क्लस्टर के लिए पहले आपको एक सेंट्रोइड बनाना पड़ेगा। उस सेंट्रोइड के बाद जो भी उसके क्लोजेस्ट वैल्यू होंगी, लाइक आपके पास ये वैल्यूज है सारी, और आपने इसको एक सेंट्रोइड बना दिया, तो इस सेंट्रोइड के पास जो भी वैल्यू है, लाइक ये पास है, ये पास है, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम विद द फॉर्मूला। जो भी पास होगा उसका एक पूरा क्लस्टर बना देंगे। तो आपको क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी आपके क्लस्टर निकलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला, और इस स्टेप को आप कंटिन्यूली रिपीट करते रहोगे जब तक आपके सारे क्लस्टर कवर नहीं हो जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको कुछ मार्क्स गिवन है 40, 50, 80, 85, 45, 60, 90, और आपको 2 क्लस्टर्स में इसको डिवाइड करना है। तो आपको सबसे पहले सेंट्रोइड बनाना पड़ेगा। सेंट्रोइड बनाने के लिए आप कोई भी 2 नंबर पिक कर लो, इट्स टोटली अप टू यू, आप रेंडमली कोई भी नंबर पिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 40 और 90 पिक कर लिया। M1 की वैल्यू मैंने 40 ले ली एंड M2 की वैल्यू मैंने 90 ले ली। 2 सेंट्रोइड बना दिए 40 और 90 के नाम से। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इनका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का 2 तरीका होता है मेरे पास, एक में मैनहट्टन और दूसरा मेरे पास है यूक्लिडियन फॉर्मूला, जिसके थ्रू मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मेरे पास 2 पॉइंट है x1 और x2, तो मैनहट्टन फॉर्मूला लगता है x1 माइनस x2 का मोड। अगर यूक्लिडियन है तो ये बनता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो भी x1 माइनस x2 ही बनता है। अगर मेरे पास x1 y1 x2 y2 ये लाइन की फॉर्म में है, अगर इसका मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये बनेगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। सेम यूक्लिडियन का भी यही बनता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और उसका पूरा स्क्वायर रूट। अब इसमें स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं होएगा क्योंकि इनके दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है। अब इस कोई भी फॉर्मूला लगा लो, मैंने यूक्लिडियन फॉर्मूला लगाया है, x माइनस x2 वाला फॉर्मूला लगाया है 2 पॉइंट्स के लिए। तो मैंने क्या किया, एक सेंट्रोइड मैंने 40 लिया है, m1 की वैल्यू 40 है, दूसरे m2 इज इक्वल टू 90 है। तो जो भी वैल्यू मेरी क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहली वैल्यू है 40, तो दोनों के लिए मैं वैल्यू निकालूंगी। पहले मेरे पास 40 है, देन 50 है, देन 80 है, 85, 45, 60, 90। तो 40 माइनस 40, देन 40 माइनस 50, दिस इज x1 है मेरा और ये मेरी x2 की वैल्यू है। तो x1 माइनस x2 फॉर्मूला लगाना है यूक्लिडियन के अंदर, सेम ये मेरा x1 होगा, तो यहाँ से भी निकलेगा 90 माइनस 40, और ये मोड वैल्यू है, ये चीज ध्यान रखना, माइनस वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। 40 माइनस 50 कहने को माइनस 10 होता है, जब आप मोड लगाओगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, 40 माइनस 40 इज 0, 40 माइनस 50 इज 10, 40 माइनस 80 इज 40, 45, 5, 20 एंड 50। सेम आप यहाँ से 90 के लिए भी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू जो है वो 40 के नियर बाय होगी। लाइक अगर मैं बात करूँ, दिस इज 40, तो ये तो 0 है, तो ये तो 40 का सेंट्रोइड है, तो 40 तो 40 में रहेगा ही क्लस्टर के अंदर। ये भी 5 भी वैल्यू कम है, देन मेरे पास 10 वैल्यू ये भी कम है,
देन 20 वैल्यू ये भी कम है। तो ये चार जो है वो मैं इन चारों का एक क्लस्टर जो है वो फॉर्म कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास एक क्लस्टर बन जाएगा। 40, 45, 50, 60 का एक क्लस्टर बन जाएगा और 80, 85, 90 का मेरे पास एक क्लस्टर बन जाएगा। आप चाहो तो दोनों वैल्यू कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूँ 40 - 45, तो यहाँ से 5 आ रहा है और यहाँ से 45 को 45 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली मिनिमम वैल्यू है। तो 5 जो है 45 कौन सी क्लस्टर में जाएगा? 40 वाले क्लस्टर में जाएगा। ऐसी आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके क्लस्टर बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस एंड नहीं करना है, आप दोबारा से जो वैल्यूज बनी है क्लस्टर की, इनका दोबारा से एवरेज निकालोगे। 40 + 50 + 45 + 60 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज ऐसे ही निकलती है, जो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली निकल जाएगी 48.75। सेम आप M2 जो सेकंड वाला क्लस्टर है इसकी एवरेज निकालोगे, जो मिलेगा मेरे को 85। अब दोबारा से मुझे इक्विलिब्रियम फॉर्मूला निकालना है। ये मेरा M1 बनेगा और ये मेरा M2 बनेगा। सेम वही वैल्यू 40, 50, 80, 85, 45, 60, 90 जो भी वैल्यू थी सेम, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरी x2 है। x1 - x2 का फॉर्मूला लगाया है। दोबारा से वैल्यूज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी हैं सारी। दोबारा से वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद जो भी नियरेस्ट वैल्यू थी उसका मैंने दोबारा से इक्विलिब्रियम क्लस्टर फॉर्म करा है। तो दोबारा जब मैंने क्लस्टर बनाया तो मेरे पास सेम क्लस्टर आया जो मेरे पास पहले क्लस्टर आया था। अब मैं इसको दोबारा से जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, मुझे तब तक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब तक मेरे पास सेम रिपीटेशन नहीं आता। मैंने दोबारा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी तो दोबारा मेरे पास यही एवरेज वैल्यू निकली, M1 की 48.75 और M2 की 85। नाउ अब मुझे पता चल गया कि दिस इज द स्टॉपेज, दिस इज माय टर्मिनेशन कंडीशन। ये मेरा फाइनल क्लस्टर है, इसके बाद मेरे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो क्वेश्चन में यही था कि मुझे 2 क्लस्टर बनाने हैं उन वैल्यूज से। तो मेरे पास 2 क्लस्टर बन गए हैं उन वैल्यूज से। तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ के मींस पार्शनिंग का, जिसके अंदर के की वैल्यू आपको डिफाइंड होती है। दूसरा मेथड आता है मेरे पास हिरारिकल मेथड। हिरारिकल मेथड कैसे काम करता है? हिरारिकी फॉर्म में आपको पता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज माय हिरारिकी। इसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है एग्नेस जिसको बोला जाता है एग्लोमेरेटिव, और दूसरा होता है डायना जिसको बोला जाता है डिविजिव एनालिटिक्स या एनालिसिस। तो एग्नेसिस जो होता है एग्लोमेट्री नेस्टिंग जिसको बोला जाता है, ये मेरा बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब आपके पास नीचे 2 पेयर हैं, सपोज दीज आर माय 4 पेयर। आपके सपोज ये 2 पेयर जो है मर्ज हुए, फिर आपके ये 2 पेयर मर्ज हुए, फिर आपके लास्ट में ये दोनों पेयर मर्ज हुए, दैट इज बॉटम अप अप्रोच। जबकि जो डायना है वो मेरे पास टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है, कि टॉप से आप जो है वो फर्दर उनको डिवाइड करते जाओगे। अब कैसे एग्नेस काम करता है, आपको ग्रुप्स दिए होंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी ग्रुप्स दिए हैं, और आपको इनको मर्ज करते जाना है जब तक ये पूरा एक में डिवाइड नहीं हो जाता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है P1, P2, P3, P4, P5, और इनकी x और y की वैल्यू गिवन है 10, 10, 30, 30, 30, 40, 80, 20, 80, 50। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग द इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले डिस्टेंस आप ना पेयर्स बना लो, सेम जैसे हमने बनाए थे पहले। P1, P2, देन P1, P3, P1, P4, P1, P5। सेम P2 के साथ P2, P3, P2, P4, P2, P5, P3, P4, P3, P5 एंड देन P4, P5। अब आपको इन सब के डिस्टेंस निकालने हैं। तो जब आप P1, P2 का डिस्टेंस निकालोगे तो आपके जो P1 के पॉइंट्स हैं दैट इज 10 और 10, P2 के पॉइंट्स हैं 30 और 30। मैंने आपको इक्विलिब्रियम फॉर्मूला बताया था जब मेरे पास 2 पॉइंट्स थे x1, y1, x2, y2। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, आपको क्या करना है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर और फर्दर इसका अंडर रूट। तो जब मेरे पास x1 गिवन है, P1 पॉइंट है, x1 गिवन है उसके पास 10, y1 है 10, P2 पॉइंट है, x2 30, y2 इज 30। सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करना है 10 - 30 का स्क्वायर प्लस 10 - 30 का स्क्वायर फर्दर स्क्वायर रूट। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 28.28।
सेम मेरे को P1 P3 निकालना है, P1 P4 निकालना है, इन सब की वैल्यू सेम मेरे को यूक्लिडियन फॉर्मूला निकाल के लगा के जो है वो वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। यहाँ मैंने डायरेक्ट वैल्यूज निकलती हैं P1 P3 P1 P4 P1 P5 P2 P3 P2 P4 P2 P5 P3 P4 P3 P5 P4 P5 इनकी सबकी वैल्यू निकाल दी है। उसके बाद मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनेगी मेरी P1 से लेके जितनी भी वैल्यू होंगी P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 और जो जो वैल्यूज आई हैं P1 से P1 का डिस्टेंस निकालोगे तो 0 आएगा, चाहे माइनस करके देख लेना 10-10 दोनों को, इसकी भी 10-10 पॉइंट्स हैं, इसके भी 10-10 पॉइंट्स हैं, तो यूक्लिडियन फॉर्मूला लगा लो 10 - 10 का स्क्वायर प्लस 10 - 10 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो P1 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 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P5 P5 इन सब की वैल्यू आएगी 0। अब जो फॉर्मूला लगाया था P1 P2 से जो मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, P1 P2 का डिस्टेंस था मेरे पास 28.3, ठीक है 36.05, ये सारी वैल्यूज है। देखो P1 P3 का डिस्टेंस है 36.05, तो वो लिख दो। इन सारी मैट्रिक्स को कम्प्लीटली फिल कर दो। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बट वो वैल्यू रिपीट ही होगी, कोई फायदा नहीं है। P1 P2 का डिस्टेंस है मेरे पास 28.3, तो वहाँ पे P1 P2 का डिस्टेंस यहाँ पे वही वैल्यूज आएंगी 28.3। P1 P3 का डिस्टेंस है 36.05, तो 36.05, तो इन वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेनली नीचे वाली वैल्यूज पे काम करो बस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को एक हिरारिकल ट्री बनाना है जो मेरे को यहाँ से भी मिल जाएगा। अब इसमें इन सब में से जो अपार्ट फ्रॉम 0 को छोड़ के इन सब में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आपको चूज करनी है। तो इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू 10 है और वो 10 किस पे आ रही है, P2 मेरे पास कॉलम है और P3 मेरे पास रो है, तो इसलिए मैं P2 और P3 को मर्ज कर दूंगी। सबसे पहले P2 और P3 मेरे पास मर्ज हो जाएंगे। अब जो मेरे पास नई मैट्रिक्स मुझे बनानी है वो बनेगी मेरे पास P1 P2 P3 P4 P5, सेम P1 P2 P3 P4 P5, तो ये मैट्रिक्स मुझे बनानी है। अब पहले वैल्यूज 0 रख लो, P1 P1 0 होएगा, P2 P3 वैल्यू 0, P4 P4 0, P5 P5 0। अब मेरे को डिस्टेंस देखो किसका निकालना है, P4 और P1। मेरे पास P4 और P1 पहले निकला हुआ है, उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, वो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 70.71। अगर मैं बात करूं P4 P2 P3, मेरे को P4 P2 P3 निकालना पड़ेगा। P5 P1 सेम 80.6 सेम वैल्यू आ जाएगी। P5 यहाँ पे P2 P3 आ गया, ये कंबाइन हो गया, तो ये वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेंगी। P5 P4 एज इट इज 30 वैल्यू जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। अब ये वैल्यू कैसे निकलनी है, आपको निकालना है, सपोज आपको ये निकालना है, दिस वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट P1 P2 P3, इसका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है P1 का विद द वैल्यू P2 P3, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस लोगे किस किस का, P1 P2 का, एंड जो वैल्यू यहाँ पे है उसको दोनों के साथ P1 P2 का डिस्टेंस और आपका P1 P3 का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको चूज करनी है। P1 P2 का डिस्टेंस देखो, पुराने वाले क्वेश्चन में P1 P2 का डिस्टेंस है आपका पुराने वाली मैट्रिक्स में 28.3 और P1 P3 का डिस्टेंस है आपके पास 36.05। अब इनमें से कौन सी वैल्यू मिनिमम है, 28.3, तो यहाँ पे आ जाएगा इस मैट्रिक्स में 28.3। सेम जब यहाँ पे P4 के लिए निकालोगे तो आपको क्या करना है, P2 P4 और P3 P4, मतलब P4 दोनों में आएगा, P2 एक बार P2 के साथ एक बार P3 के साथ, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास पूरी फिल हो जाएगी। ये आ जाएगा मेरे पास 50.9 और ये आ जाएगा मेरे पास 50.9, दिस इज 30, दिस इज 28.3। अब फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करना है, मिनिमम वैल्यू जो भी होगी इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट एक बार चेक करो, दिस इज 28, दिस इज 70, दिस इज 50, दिस इज 80, दिस इज 50, दिस इज 30, तो मिनिमम वैल्यू इज 28.3। 28.3 किस पे आ रही है, इधर P1 पे, इधर P2 P3 पे,
तो अब मुझे मर्ज करना है, P1 को मर्ज करना है P2 P3 के साथ। तो ये मेरे पास हिरारिकल ट्री में साथ साथ हर एक स्टेप के बाद आपको हिरारिकल ट्री दिख रहा होगा। पहले आपने P2 P3 को मर्ज करा, देन इस P2 P3 को आपने P1 के साथ मर्ज करा। यही तो मेरी एग्नेस काम करता है, ऐसी तो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। अब फिर से मैट्रिक्स आपने किस किस को मर्ज कर दिया, आपने P1 P2 और P3 को मर्ज कर दिया। तो मेरी जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी P1 P2 P3, वो एक साथ आएंगे, P4 और P5 अलग अलग आएंगे। इधर सेम P1 P2 P3 एक साथ, P4 और P5 जो है वो अलग आएंगे। अब इनका डिस्टेंस फिर से कैलकुलेट करना है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। ये डिस्टेंस जो है P5, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, P5 और P4 का सेम रहेगा। तो जब आप वही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, P4 को P1 के साथ, P4 को P2 के साथ, P4 को P3 के साथ, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सेम P5 P1, P5 P2, P5 P3, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। ये आया है 50.9, 50.9 और 30। अब इसमें चेक करो कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 30। तो 30 अगर मिनिमम है, यहाँ पे इसको 30 कर लेना, अगर मेरे पास 30 मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब 30 आ कहाँ रही है, P4 पे और P5 पे। तो P4 P5 को मर्ज कर दो। पहले क्या किया था, P2 P3 को मर्ज किया, फिर इसके साथ P1 को मर्ज किया था, अब P4 और P5 को मर्ज कर दिया। अब नई मैट्रिक्स बनेगी P1 P2 P3 और P4 P5, P1 P2 P3 P4 P5। जब इसको कैलकुलेट करा तो मिनिमम वैल्यू आई 50.9, इससे मिनिमम वैल्यू कोई है ही नहीं। तो अब इन सबको मर्ज करके फाइनल डेंडोग्राम बनाओगे, मतलब फाइनल जो है वो एक ट्री बनाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप, एक बार सबसे पहले P2 P3 मर्ज हुआ था, फिर उसके साथ P1 मर्ज हुआ था, फिर P4 P5 मर्ज हुए थे, और लास्ट में ये दोनों मर्ज हो गए थे। तो ये मेरा एग्नेस ऐसे काम करता है। डिविजिव अप्रोच टॉप डाउन एनालिसिस है, आप ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे। सेम क्लस्टर आपको गिवन होगा, क्लस्टर को आप छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करते जाओगे जब तक आपकी टर्मिनेशन कंडीशन नहीं आ जाती है। तो जो डिविजिव अप्रोच है, मतलब एक डिवीज़न अप्रोच है, ये थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। आपने जब एक बार एक पार्ट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आप उसको दोबारा मर्ज नहीं कर सकते हो। तो ये इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है डिविजिव अप्रोच की। नेक्स्ट आता है मेरे पास डेंसिटी बेस्ड। इसके अंदर आता है मेरे पास क्लिक और प्रोक्लूज। क्लिक कैसे काम करता है, क्लिक जो है ये एक्चुअली डेंसिटी बेस्ड होता है। डेंसिटी आप ये बोल सकते हो एक काइंड ऑफ स्पेस है। क्लिक जो है वो दोनों में, ग्रिड के अंदर भी काम आता है, ग्रिड बेस्ड भी बोला जाता है इसको, डेंसिटी बेस्ड भी बोला जाता है। आप छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो और उन ग्रिड्स को, उनको एक यूनिट बोला जाता है, जो मेरा क्लिक और प्रोक्लूज में काम करते हैं। तो आपको एक डेटा, एक स्पेस गिवन होगा जिसको आपको डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, और उनको फर्दर जो है उनके क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करके उनको एक क्लस्टर की फॉर्म में जनरेट करना है। यहाँ पे एक छोटे से दो ग्राफ बने हुए हैं, ये किसी की सैलरी है, ये वैकेशंस है, ये एज है और ये वैकेशंस है। एज के अकॉर्डिंग वैकेशंस मिलेंगे, सैलरी के अकॉर्डिंग वैकेशंस मिलेंगे। यहाँ पे आपके ग्रिड्स बने हुए हैं, एक्चुअली छोटे छोटे पार्ट जो हैं, और यहाँ पे कुछ डॉट्स बने हुए हैं, जिनको डॉट्स के बेसिस पे हमने ये डायग्राम जो है वो एनालाइज किया है। सेम यहाँ पे, और जब मैं इसको 3D में कन्वर्ट करती हूँ तो ये एज और वैकेशन एंड देन सैलरी और वैकेशन, जो कॉमन लाइन है वो आपके सेंटर में आ जाएगी। जैसा एज और वैकेशन का डायग्राम बना हुआ है एज इट इज़ ये डायग्राम आपको यहाँ बनाना है, और फिर आपका जो वैकेशन और सैलरी वाला है, वैकेशन और सैलरी वाला जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो एक 3D डायग्राम बन जाएगा, ग्रिड और जो भी डेंसिटी की फॉर्म में, जो क्लिक के लिए यूज़ होता है। क्लिक एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप ऑफ नोड्स होती हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, जो नोड्स कंबाइन किए जाते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, उनको क्लिक बोला जाता है। अगर k की वैल्यू 2 है, मतलब 2 नोड्स हैं मेरे पास, तो वो इस तरीके से बनेगा। 3 नोड्स हैं तो इस तरीके से बनेगा, 4 नोड्स हैं तो इस तरीके से बनेगा। कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी होती है जो भी आपके क्लिक्स हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ क्लिक्स होंगे, उसमें जो k-1 नोड्स जो हैं वो कॉमन होनी चाहिए। अगर मेरे पास 2 नोड्स हैं तो एक नोड्स अगर कॉमन होगी, k-1 का मतलब 2-1,
वन नोड जो है वो कॉमन होनी चाहिए इन द कम्युनिटी। ये क्वेश्चन गिवन है, आपको कम्युनिटी फाइंड आउट करनी है फॉर k इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो आपको क्लिक्स देखने हैं। आप इसमें k इज इक्वल टू 3 बोल दिया, k 3 का मतलब मेरे को 3 नोड के लिए 3 नोड वाले पेयर बनाने हैं, कोई भी 3 नोड वाले पेयर बना सकते हो। ये बन गया एक तो 1 2 3, दिस इज 1 2 8, आपका दिस इज 4 5 6 एंड दिस इज 2 6 5 2 6 4 2 5 4, ठीक है, एंड देन 4 5 6, ये ऑलरेडी बन गया। तो 3 3 के आपने क्लिक्स बना लिए हैं। अब आपको इसमें से अगर ये k की वैल्यू 3 है तो k माइनस 1 का मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2। दो नोड अगर आपकी कॉमन है, किसी के अंदर भी दो नोड्स आपकी कॉमन है तो वो आपकी कम्युनिटी बन जाएगी। आप चेक करो, यहाँ पे 1 और 2 है, b में भी 1 और 2 है, और कहीं 1 और 2 आ रहा है नहीं, तो a और b ये दोनों जो है वो मेरी कम्युनिटी के अंदर आ जाएंगे, इनके अंदर दो नोड कॉमन आ गई है। तो जब कम्युनिटी 1 मेरी बन गई a और b के नाम से, तो आप इसको ऐसे बनाओगे जैसे मैंने अभी बताया था, दो नोड ऐसे कनेक्ट होंगे। अगर 3 नोड है तो ट्रायंगल बनेगा, और 4 नोड है तो स्क्वायर की फॉर्म में डायगोनल भी कनेक्ट होंगे। अब आगे देखो इसके अंदर क्या क्या है। 2 और 3 किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 और 8 किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 3 1 8 नहीं आ रहा है। तो सिर्फ यही दो हैं जो एक कम्युनिटी कंप्लीट करते हैं। दूसरी कम्युनिटी अब चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 2 और 6, यहाँ पे भी 2 और 6 आ रहा है, तो इसका मतलब सी और डी तो हैं। और देखो 6 और 5, 6 और 5 यहाँ भी आ रहा है, और 6 और 5 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब सी और एफ भी हैं। और देखते हैं 6 और 4, 2 और 4 यहाँ पे आ रहा है, और 2 और 4 यहाँ पे आ रहा है, मतलब डी और ई भी हो गए। 5 4 5 4 5 यहाँ भी आ रहा है, 4 5 यहाँ भी आ रहा है, मतलब ई और एफ भी हो गए। तो इन सब के अंदर दो दो वैल्यूज़ कॉमन है, तो पूरी कम्युनिटी 2 बन जाएगी सी डी ई एफ के नाम से। तो जो दूसरी कम्युनिटी होगी दैट विल बी सी डी ई एफ। तो जब आप ऐसे बनाओगे 4 एलिमेंट के साथ, तो सी डी ई और एफ स्क्वायर फॉर्म में डायगोनल्स आपको कनेक्टेड करने हैं। तो दैट इज कम्युनिटी एंड क्लिक। नेक्स्ट आता है मेरे पास प्रोक्लूज। प्रोक्लूज में मेनली 3 प्रोसेस में काम होता है, ये भी हाई डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे काम करता है। आपका सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन का। आप रैंडमली कोई भी सैंपल उठा लो डेटा पॉइंट से, और उसके बेसिस पे आपको फर्दर जो है वो छोटे पार्ट में डिवाइड करना है ताकि आप क्लस्टर बना सको। तो सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन, देन आपको इटरेशन, आप फर्दर उनको डिवाइड करते जाओ छोटे छोटे पार्ट में, एंड देन क्लस्टर रिफाइनमेंट। उसके बाद जब आप उनको छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे, देन आप उस क्लस्टर को रिफाइन करोगे कि कौन सा मॉड्यूल किस को या कौन सा आइटम किस क्लस्टर के अंडर जाएगा। तो दिस इज प्रोक्लूज। ग्रिड बेस्ड के अंदर आता है मेरे पास, जिसमें मैंने अभी बताया था क्लिक भी जो है वो ग्रिड बेस्ड के अंदर भी आता है। छोटी छोटी यूनिट्स बनती है ग्रिड के बेसिस पे। इसमें एक आता है मॉडल बेस्ड और दूसरा आता है कंस्ट्रेंट बेस्ड। मॉडल बेस्ड के अंदर जो होगा, जो भी बेस्ट फिट मॉडल होगा उसमें आप उसको फिट करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लस्टर बनाओगे। कंस्ट्रेंट बेस्ड आपको कोई कंस्ट्रेंट्स दिए जाएंगे, मतलब आपको कोई रूल्स दिए जाएंगे, उन रूल्स के बेसिस पे आपको एक क्लस्टर फॉर्म करना है। तो दिस इज द क्लस्टरिंग। देन मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग। ये सेम वही है जो हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट जो यूज़ करा था एप्रियोरी एल्गोरिथम और पीसीवाई एल्गोरिथम के साथ। इसमें वही है, सपोर्ट की वैल्यू निकालो, कॉन्फिडेंस की वैल्यू निकालो। नेक्स्ट है मेरे पास क्लस्टरिंग इन नॉन इक्लूडियन। अभी तक जो मैं पढ़ रही थी वो सारी क्लस्टरिंग में पढ़ रही थी इक्विलिडियन में। इक्विलिडियन का मतलब है कि मैं इक्विलिडियन फॉर्मूला से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पा रही थी। लेकिन अगर मेरे पास इक्विलिडियन नहीं है, मतलब मेरे पास कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, नॉन इक्विलिडियन है, तो मैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूँगी। तो जब मैं क्लस्टरिंग इन नॉन इक्विलिडियन की बात करती हूँ तो इसके अंदर भी हिरारिकल एल्गोरिथम आता है। इक्विलिडियन में भी हिरारिकल आता है और नॉन इक्विलिडियन में भी हिरारिकल आता है। अब कैसे आप नॉन इक्विलिडियन पे काम करोगे, आपको ना कोई भी एक पॉइंट जो है वो रैंडमली चूज करना पड़ेगा,
और उस रैंडमली चूज पॉइंट से आप उसको क्लस्टर चूज करके फर्दर जो भी उसके नियर बाय पॉइंट्स होंगे उनको फाइंड आउट करके और उनका एक क्लस्टर बनाओगे। आप उनको कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहला पॉइंट है फाइंड आउट करने का सम ऑफ द डिस्टेंस। जो भी आपको सम ऑफ द डिस्टेंस जो है वो जो भी अदर पॉइंट से डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करोगे। दूसरा, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा अनदर पॉइंट से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो टू द अदर पॉइंट्स। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ABCD, AECDB, ABECB, ये एग्जाम्पल गिवन है, इसमें ये यूनिट्स गिवन है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सम की। सम मतलब सबको टोटल कर दो, 5 + 3 8 + 3 11। दूसरा निकालना है मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम इनमें से मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है? 5 3 3 में से 5। नेक्स्ट अब आपको करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो भी वैल्यू है इनका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25, 9 9 18, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और इन तीनों को ऐड कर दो, दैट विल बी 43। तो ये 3 तरीके हैं जिससे मैं अब नियरेस्ट एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब मेरे पास ये नहीं है कि मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, जैसे मैंने अपने पुराने एल्गोरिथम में काम किया था, अपने के मीन्स में काम किया, या मैंने एग्नेस वाले में काम किया था कि मैंने इक्लूडियन फार्मूला लगाया था। अब इसमें इक्लूडियन फार्मूला नहीं लग सकता क्योंकि मुझे नहीं पता 2 पॉइंट्स कहाँ पे हैं, उनका डिस्टेंस क्या है। तो बस यहाँ से मेरे पास यही ऑप्शन है, या तो मैं सबका सम कर दूँ, या मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ, या फिर मैं उनका स्क्वायर करके उनको सम कर दूँ। तो ये नॉन इक्लिडियन में यही मेरा हिरारिकल काम करता है। इसमें एक एल्गोरिथम भी है जिसको GRGPF एल्गोरिथम भी बोला जाता है, ये हिरारिकल के अंदर ही आता है। इस सेम एक्चुअली जब मैं क्लस्टरिंग की बात करती हूँ ना, तो सब में वही काम हो रहा है। आपको एक सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है और उस सेंट्रॉइड के बेसिस पे जो भी नियर बाय पॉइंट्स होंगे उनको चूज करके एक क्लस्टर बनाना है। बस फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं। जब मेरे पास इक्विलिडियन है तो इक्विलिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस से मैं वैल्यूज निकाल के क्लस्टर फॉर्म कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास नॉन इक्लूडियन स्पेस है तो मैं रो सम से, जैसे मैंने अभी रो सम निकाला था सारी रो को सम करके, या फिर ऐसे भी इनमें निकाल सकती हूँ ND स्क्वायर P और C। जो भी मेरे पास रोज और कॉलम्स है उनका जो वैल्यूज है उनको एक दूसरे के साथ ऐड ऑन करके कोई फॉर्मूलाज लगा के जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू होगी उसको चूज करके मैं जो है वो सेंट्रॉइड बना दूंगी। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्लस्टरिंग फॉर स्ट्रीम एंड पैरेललिज्म। जब मेरे पास स्ट्रीमिंग, मैंने ये 3rd यूनिट में आपको पढ़ाया है, जब मैंने बकेट के लिए आपको बताया था कि मेरे को नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ वंस काउंट करने के लिए मेरे पास एक बकेट बनती थी और उस बकेट के रूल थे कि जो भी मेरा साइज ऑफ बकेट होगा वो मेरी पावर ऑफ 2 पे आएगा। और जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी, सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव करूंगी, तो जो मेरे बकेट का साइज है वो साइज जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। सेम साइज की 2 बकेट हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा बकेट नहीं हो सकती हैं। जितने नंबर ऑफ 1 होंगे उतने मेरे पास बकेट का साइज होगा। ये सारे मैं 3rd यूनिट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको बकेट के एल्गोरिथम के नंबर ऑफ वंस काउंट करने के लिए बताया था। तो सेम यहाँ पे स्ट्रीम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में सेम वही BDM एल्गोरिथम का यूज होता है, वही बकेट एल्गोरिथम जो 3rd यूनिट में हम कवर कर चुके हैं। दूसरा आता है इसके अंदर पैरेललिज्म के लिए। जब आप पैरेलली क्लस्टरिंग कर रहे हो, बहुत सारी क्लस्टरिंग एक साथ कर रहे हो, पैरेलली काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपका आता है मैप रिड्यूस एल्गोरिथम। मैप किस लिए यूज होता है? क्लस्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। और रिड्यूस किस लिए यूज होगा? जो भी क्लस्टर यूज होंगे उनको मर्ज करने के लिए आप रिड्यूस का यूज करोगे। तो मैप रिड्यूस एल्गोरिथम यही काम करता है। तो ये पूरा आपका 4th यूनिट का, आपके 4th यूनिट में आपने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले आपने डेटा माइनिंग पढ़ा। डेटा माइनिंग होता है डेटा की रिफाइन करना। डेटा वेयर हाउस में से इसके अलग अलग टाइप्स आपने देखे। आपने इसका देखा कि रिलेशनल बेस था जिसके अंदर आप टेबल्स बनाते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, डेटा वेयर हाउसेस था जहाँ पे जो एनालिसिस के लिए यूज होता है, डेटा रिपोजिटरी था जो आपकी स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स थे। टाइप्स के बाद आपने इसके टेक्निक्स देखी, क्या क्या टेक्निक्स इसके अंदर यूज होती हैं। क्लस्टरिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गए, डिसीजन ट्री,
प्रोडक्टिव एनालिसिस और फर्दर और भी टेक्निक्स थी, एसोसिएशंस, रूल वगैरह। देन इसके आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी करे थे। उससे पहले आपने इसका डेटा माइनिंग का प्रोसेस करा था। डेटा माइनिंग के प्रोसेस में आपने पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, डेटा को अंडरस्टैंड किया, डेटा को आपने एक्सप्लोर करा, एनालिसिस करा। उसके एनालिसिस के बेसिस पे आपने जो भी आपका रिजल्ट आया उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने एक मॉडल क्रिएट करा, और उस मॉडल के बेसिस पे आपको जो भी चेंजेस करने थे वो आपने बताया, और मैनेजमेंट ने उसके अकॉर्डिंग उन पे काम किया। देन आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। तो ये तो आपका सारा डेटा माइनिंग का प्रोसेस था। अगर डेटा माइनिंग के अंदर कोई भी टॉपिक आता है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑल द थ्योरी अबाउट द डेटा माइनिंग। देन डेटा माइनिंग के बाद मेरे पास जो आता है वो आता है फ्रीक्वेंट सेट को फाइंड करने के लिए। फ्रीक्वेंट सेट फाइंडिंग के लिए मेरे पास लिमिटेड पास एल्गोरिथम है जो एक्चुअली मेरे सिलेबस में है, दैट इज ए प्रायरी एल्गोरिथम और पीसीवाई एल्गोरिथम। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन है, एल्गोज हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपके जो भी आइटम सेट हैं, लाइक इसमें ABCD की जो भी ट्रांजेक्शन्स थी उनको काउंट कर लो। उनको काउंट करने के बाद उनके पेयर्स बना लो, और जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम वैल्यूज है उनको रिजेक्ट करके लास्ट में आपके पास एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट जो है वो निकल के आ जाएगा। सेम पीसीवाई में यही काम होता है। पीसीवाई में बस यहाँ पे हमें एक हैश फंक्शन गिवन होता है, और उस हैश फंक्शन के बेसिस पे सबसे पहले जो भी लेस देन 1 वैल्यू है उनको रिजेक्ट कर दो। उसके बाद जो भी सपोर्ट काउंट के इक्वल वैल्यू है उनको सेलेक्ट कर लो, या उससे ज़्यादा भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हैश फंक्शन उन पे अप्लाई करो। हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में उनको लिख दो। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद आपको एक पूरी टेबल बनानी है जिसके अंदर आपका बकेट नंबर, आपके पेयर्स, आपके सपोर्ट काउंट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होंगी, और सपोर्ट काउंट के बेसिस पे आप जो है वो वैल्यूज़ को चूज़ कर लो। इसके बाद आता है मेरे पास SON और टैवेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली मेरे पास एप्रारी और PC एल्गोरिथम है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन मेरे पास आती है क्लस्टरिंग टेक्निक। क्लस्टरिंग में मेरे पास सबसे पहले पार्शनिंग आता है। पार्शनिंग में मेरे पास आता है K मीन्स एल्गोरिथम। जितनी K की वैल्यू होगी उतने आपको पार्टीशन जो है वो करने हैं। इसमें मैंने मेन एक एग्जाम्पल दिया था 40-45 मार्क्स वाला। सबसे पहले आप रैंडमली कोई भी वैल्यूज को चूज कर लो, उसके बाद वहां से फॉर्मूला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल सकते हो या फिर मैनहट्टन डिस्टेंस, कोई सा भी डिस्टेंस जो है कैलकुलेट कर सकते हो विद किसी भी फॉर्मूलाज। आउट ऑफ दीज टू यू कैन चूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूला। वहां से आप एक क्लस्टर फॉर्म करोगे, जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगी उनका एक क्लस्टर बन जाएगा। फिर उन क्लस्टर से आप मीन निकालोगे दोबारा, और उन मीन के बेसिस पे आप फर्दर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। आपको ये काम तब तक करना है जब तक आपकी मीन वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी मीन वैल्यू रिपीट हो जाएगी इसका मतलब ये फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। हिरारिकल आता है। हिरारिकल में मेरे पास एग्नेस और डायना है। एग्नेस मेरे पास बॉटम अप अप्रोच है एंड दिस इज टॉप डाउन। इसमें भी मैंने एक एग्जाम्पल कराया था आपको। P1 P5 सारे वैल्यूज गिवन है और आपको मैट्रिक्स बनानी है इसके अंदर, और जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसको चूज करके आपको उनको कंबाइन करते हुए फर्दर मैट्रिसेस बनानी है जब तक आप सिंगल यूनिट को पे नहीं पहुंच जाते हो कंबाइन करते हुए। देन मेरे पास डेंसिटी बेस में क्लिक और प्रोक्लूज आता है। क्लिक में एक कम्युनिटी टर्म आती है और एक आपकी क्लिक टर्म आती है। क्लिक जितने भी नंबर ऑफ नोड्स होंगे दैट विल बी क्लिक, और कम्युनिटी आपकी होगी K-1 जितने भी नोड होंगे, सपोज K नोड है तो K-1 नोड्स जो भी कॉमन होंगे जिस भी क्लिक के अंदर, वो एक कम्युनिटी, वो एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है। प्रोक्लूज में 3 स्टेप होते हैं। इनिशियलाइजेशन, इटरेशन, पहले इनिशियलाइज करो देन उसको रिपीटेटिवली इटरेशन करो और लास्ट में क्लस्टर को रिफाइन करो। देन आता है मेरे पास ग्रिड बेस्ड में, जो मॉडल के बेसिस पे काम करता है, जो भी बेस्ट फिट होगा उसको चूज कर लोगे, और कंस्ट्रेंट बेस पे जो भी रूल्स वूल्स हैं उस पर आप काम करोगे। नॉन इक्विलिडियन के अंदर आता है मेरे पास हिरारिकल, जिसके अंदर GRGPF यूज होता है। इसमें आपको डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, बट आप 3 तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। या तो आप सम कर लो, या आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, या फिर आप स्क्वायर करके उसका सम कर लो। फिर स्ट्रीमिंग के लिए मेरे पास स्ट्रीम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज होता है, जो BDMA एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करने के लिए, और पैरेललिज्म में आपका आता है मैप रिड्यूस एल्गोरिथम। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।
ओके, टिल देन बाय बाय।